हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका जय मिश्रा, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले यानी 20 जून को पंचकुला के मोर्नी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ट्रैकिंग और दूसरे एडवेंचर गतिविधियों का निरीक्षण और ट्रायल किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने टिक्करताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से होगा। उन्होंने बताया कि शिवालिक के पहाड़ियों के बीच बसे पंचकुला को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्थान होगा जहां इस तरह के एडवेंचर खेलों की शुरुआत होगी। बैलून, हॉट एयर बैलून, इसका भी आज हमने प्रयोग किया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है उसके अनुकूल तो नहीं है। इसको शिफ्ट करके और पिंजौर से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि पहाड़ी के कारण से वायु का जो दबाव होता है वो अलग प्रकार का उनको जो चाहिए, वो ये स्टेशन उन्होंने एक प्रकार से बना किया है, लेकिन पिंजौर को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। पिंजौर से पिंजौर गार्डन, पिंजौर एयरपोर्ट, फिर पंचकुला मैदानी इलाका और एक प्रकार के सारे पहाड़ी इलाके भी, मैदानी इलाके भी, झील भी, सब चीजों का दर्शन उसमें कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार का ऐसा गेम है देश भर में 5 या 6 स्थानों पर ही है। उन 5-6 स्थानों में अब पंचकुला भी, यानी पंचकुला जिला इसको हम जोड़ेंगे, वो नाम ठीक है तो वही रखेंगे। तो मुझे आप मेरे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उनके नाम से कुछ करेंगे। उस समय से चल रहा था, तो लगातार शाम को रात को सोचा, अपने कुछ साथियों से विचार किया, तो सबने जैसे आपने 1 स्वर से कहा, तो सबने कहा अच्छा है, प्लान मिल्खा से क्लब रहेगा, उस क्लब के बाकी रूल्स रेगुलेशन सब बनेंगे। आज का ये लोग पैराग्लाइडिंग का एक कार्यक्रम, अभी पैराग्लाइडिंग इस इलाके के लोगों को बहुत दूर दूर तक मिलती नहीं है, या तो मनाली में जाके पैराग्लाइडिंग होती है या फिर कहीं उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होती है, हिमाचल मनाली है, लेकिन और स्थानों पर नजदीक कहीं पैराग्लाइडिंग नहीं है। हमें हरियाणा में ही पैराग्लाइडिंग का एक स्थान ये मिला है। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने इस जगह की खोज की कि कहां से पैराग्लाइडिंग शुरू होगी और कहां लैंड करेगी, वो सब हमने किया है। पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। बता दें कि अभय इन दिनों पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए। प्रदेश में जिले वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। हम अपने संगठन को ग्राम पंचायत के वार्ड के स्तर तक लेकर के जाएंगे और जहां संगठन मजबूत करेंगे वहीं सरकार के जो 600 दिन हुए हैं, इनमें कौन कौन से घपले और घोटाले किए, किस तरह के हालात इस प्रदेश के हुए, सरकार ने क्या क्या बेकायदगियां करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के, शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। वहीं ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसमें भी एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं बनाती है, ओछे हथकंडे अपनाती है, विवादित बयान देती है, विवाद खड़े करना चाहती है, लेकिन किसान जो है वो अच्छी तरह से इनकी हर चाल को समझ चुका है। अब सरकार को ही आखिर मजबूर होकर के अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जब राज्यसभा का चुनाव था, बीजेपी ने राजस्थान में जहां उनके पास संख्या पूरी नहीं थी, वहां भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया था। मध्य प्रदेश में जहां संख्या पूरी नहीं थी, वहां तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। हरियाणा के अंदर जहां संख्या पूरी थी, 1 MLA कम था सिर्फ उनके पास, वहां इन्होंने किसी को चुनाव भी नहीं लड़ाया। चंद्रा के वक्त इनके पास 8 MLA की कमी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने चुनाव लड़ाया था। तो आपस में मिले हुए कि नहीं मिले हुए?
सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। इसी के चलते स्थानीय लोगों को चली आ रही समस्या को लेकर सोनीपत के कुंडली के गांव सेरसा में हेमंत नांदल की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और जिसके कारण नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा और खेती बाड़ी काफी प्रभावित हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन जारी है, उसको लेकर आज एक महापंचायत हुई है। उसमें जो महापंचायत का उद्देश्य क्या था, क्योंकि लगातार जैसे कि क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में काफी तरह की जो बातचीत देखने को मिल रही थी। आज की महापंचायत का उद्देश्य क्या था? और आज की महापंचायत का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो है मैं कहना चाहता हूँ, किसान भाई बैठे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। आज उनको कहीं नुकसान हो रहा है, उनका पेट कहीं खाली हो रहा है, उसके लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आके 10 लाख लोगों को जो ये भूखा मार रहे हैं, हम उनकी मुहिम को लेके आगे आए हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो, हमारी दुकानें बंद ना हो, हमारे यहाँ से लोग जो है ना पलायन ना करे। आज हमारा युवा यहाँ पे भूखा मरने के कगार पे आ गया है। इसलिए हमारा प्रशासन से भी, संयुक्त मोर्चा किसान से भी एक निवेदन है कि एक साइड का जो है ना हमारा रास्ता खाली कर दिया जाए, जिससे कि हमारा एरिया भी आबाद रहे। हम 10 साल पीछे जा चुके हैं। अगर ये आंदोलन और 2, 4, 6 महीने अगर चल गया तो हम इन लोगों की यहाँ पे जो है ना भूखमरी से आत्महत्याएं शुरू हो जाएंगी। तो आज जैसे अगर कोई फैसला नहीं होता है, एक तरफ का रास्ता नहीं खुला जाता, तो अगली क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है जी, हमें अपना बिल्कुल क्लियर बोला है। हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है ना प्रशासन या जो है ना किसान भाई एक साइड का रास्ता क्लियर कर दे, नहीं तो उससे अगले 5-7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत, मतलब महासंग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, उसमें 40 गाँव जो है ना हरियाणा से हैं, जिसकी हम जो है ना समीक्षा कर चुके हैं, घूम चुके हैं। और 22 से 25 गाँव जो है ना आलीपुर के आसपास के जितने भी गाँव हैं, नरेला के आसपास के जितने गाँव हैं, ये सभी गाँव जो है ना हम इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन आज हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी एक बहुत शांति तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मंच है बहुत शांति तरीके से कार्य करना चाहता है। तो आज यहाँ कम से कम जो है प्रतिनिधि होते बहुत गाँवों के थे, लेकिन संख्या हमने इसलिए नहीं बढ़ाई कि आपस में जो है ना कोई झगड़ा ना हो। अगली पंचायत में हो सकता है जो है ना 70 से 80 गाँवों के प्रतिनिधि होंगे और वो एक जो ना ठोस निर्णय लेंगे। अगर इनको अधिकार है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये धरना दे रहे हैं, तो हमें भी अधिकार है अपना पेट भरने के लिए। हम भी अपने उद्योग को, अपने शहर को बसाने के लिए, लोगों को आत्महत्या रोकने के लिए, भूखमरी को रोकने के लिए, कल ने जो नौजवान यहाँ पे जो भूखे मरेंगे वो हमें लोगों को, आने जाने वाले लोगों को जो लूटपाट शुरू होगी उससे अपने एरिया को बचाने के लिए हम भी इनसे बड़ा जो है ना कोई आंदोलन करेंगे और हम भी कहीं रोड पे बैठेंगे जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है युवा हैं। आप युवा हैं, जिसकी आज पंचायत हुई है, तो इसका उद्देश्य क्या है और अगली रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि लगातार जैसे कि क्षेत्र में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, फैक्ट्रियाँ फ्लाइंग कर रही हैं, रोड टूट चुके हैं, रोजमर्रा के मार पिटाई का मामला देखिए। वैसे पांडे जी, प्रशासन से क्या बातचीत, सरकार से क्या बातचीत और आज की पंचायत का क्या उद्देश्य और क्या निर्णय? जी भाई साहब, आज की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जो पिछले तकरीबन 7 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद पड़ा है, उसकी वजह से जो इतनी समस्याएं आ रही है, तो आपने उसका रेफरेंस बता भी दिया कि भाई छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी आती हैं। फिर काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और उसके अंदर हमारा तकरीबन 150 करोड़ रुपए सोनीपत को फाइनेंशियल लॉस आ रहा है। तो इतनी सारी समस्याओं के साथ एक समय तक ही उस चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर एक तरह से खोल दिया जाए। और इसमें हम ये भी कहेंगे, हम किसान आंदोलन के विरोध में नहीं है, परंतु हम अपनी मांग के पूरे समर्थन, हमें रास्ता तो चाहिए। जी बिल्कुल, अभी क्या रणनीति रहने वाली है, हम क्या बनाने वाले हैं? लगातार जैसे कि 7 महीने से दिल्ली बॉर्डर बैठे हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा हाईवे है और उस पर बैठे हैं, तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आज की महापंचायत का मुख्य फैसला जो है ये है कि हम एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से मिलेंगे, वार्ता करेंगे और हम उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। हम उनसे जवाबदेही भी लेंगे। जब सरकार को हमने चुन के भेजा हुआ है तो कम से कम उनको देखना चाहिए कि भाई स्थानीय निवासियों की समस्याएं क्यों हैं। दूसरी बात, एक संयुक्त किसान मोर्चा से भी हमारी अपील है। हमने भाईचारे का परिचय देते हुए उनको जगह दी, स्थान दिया, कोऑपरेशन दिया, तो हम यही उम्मीद उनसे भी करते हैं कि वो भी भाईचारे का संदेश लेके आगे आएँ और अब कम से कम सिंघू बॉर्डर एक तरह से खोल दें। यदि आगामी 10 दिन में प्रदेश के अंदर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता
तो फिर हम इस महापंचायत को और बड़े स्केल पर करेंगे, पूरे हरियाणा से जन समर्थन जुटाएंगे और अगर संभव होगा और ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे लगातार जो आसपास के किसान हैं उन्होंने साफ कर दिया है, जल्द से जल्द या तो 10 दिन में कोई बड़ा फैसला ले कि एक तरफ का रास्ता खोला जाए, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो और यहाँ पर जो भी फैक्ट्री मालिक हैं वो यहाँ से पलायन ना करे, मजदूर यहाँ से पलायन ना करे, ऐसी कोई स्थिति ना बने जिससे कि टकराव की स्थिति बने। जो सरकार उसका जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि लगातार जैसे कि आसपास का क्षेत्र है वो काफ़ी परेशान हो चुका है। लाजपत हरियाणा न्यूज़, सोनीपत। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अब आगामी रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रहे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना समर्थन दिया है। वहीं योग दिवस पर किसान नेताओं का कहना है कि वो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को योग दिवस मनाने के लिए गांव में नहीं घुसने से रोकेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर हुई घटना पर किसान मोर्चा ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल का हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। 26 तारीख को जब इस मोर्चे के दिल्ली के पास 7 महीने पूरे हो रहे हैं और जिस दिन आपातकाल घोषित किया गया था 46 साल पहले, उस अवसर पर हम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ के अभियान के तौर पर सभी राज्यों की राजधानियों में गवर्नर हाउस और यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस पे जाके एक रोष मार्च निकालेंगे, धरना देंगे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे उन्हें। इसमें हम मांग करेंगे कि किसानों की समस्याएं हल करने का निर्देश राष्ट्रपति सरकार को दें। अगला फैसला था किसान आंदोलन में युवक को जिंदा जलाने के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले में पुलिस ने एक और मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि कसार गांव के मुकेश के नाम के युवक को 4 लोगों ने जिंदा जला दिया था, ऐसा आरोप लगा। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने मृतक मुकेश के परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कहा कि किसी को जिंदा जला देना एक जघन्य अपराध है, माफ नहीं किया जा सकता, घिनौना काम है। 36 बिरादरी इस घटना की निंदा करता है। अरविंद शर्मा ने मृतक के परिवार के लिए न्याय की मांग की। कहा सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, सरकार भी समाधान चाहती है, इसलिए बातचीत को आधी रात को भी तैयार है। बहुत ही छोटी सोच का ये काम हुआ है और 36 बिरादरी, आज आप देखेंगे इससे पहले भी सभी बिरादरियों ने इस बात की निंदा की है कि ऐसा घिनौना काम सुनने में भी नहीं आया था कि किसी को पकड़ करके उसको पहले शराब पिलाई जाए और उसको पकड़ करके उसके ऊपर तेल छिड़का जाए और उसको जिंदा जला दिया जाए। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा घिनौना काम मेरा ख्याल दुनिया में नहीं हो सकता। हम इस सारे के सारी 36 बिरादरी इस बात की निंदा करती है और ये मुकेश के परिवार के लिए, मुकेश के लिए न्याय की मांग करती है। पुलिस प्रशासन इसमें जल्दी से जल्दी जो है 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं और भी कई लोग इसमें शामिल हैं। हम कहेंगे जल्दी से जल्दी पुलिस उनको भी पकड़े और इनके साथ न्याय हो, इनको दोषियों को जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन इसको और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करे। गांव ने और सरपंच ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और मैं बतौर सांसद के हम सब मिलकर के हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी। और भी कई कुछ केसेस आए हैं जिसमें एक पहले रेप होकर के मर्डर हुआ, ऐसा सुनने में आया है और प्रशासन उसकी भी जांच कर रहा है और एक मुकेश वाला केस है। और भी कई बातें निकल करके आएंगी, सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। किसान आंदोलन में कसार गांव के मुकेश को जिंदा जलाने के मामले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं। मामले में अब कसार गांव का सरपंच टोनी ने किसान नेता राकेश टिकायत और गुरनाम सिंह चौडूनी पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरपंच टोनी ने कहा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो किसान नेता राकेश टिकायत और गुरनाम सिंह चौडूनी जिम्मेदार होंगे। कहा कि मुझ पर अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। सरपंच टोनी ने सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने मृतक मुकेश के परिवार के लिए एक भी शब्द नहीं कहा।
उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को आरोपियों पर कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए था। साथ ही सरपंच टोनी ने कहा कि गांव के जो लोग हैं किसानों को गांव के पास से हटाने को तैयार है। मृतक मुकेश के 13वीं के बाद गांव वाले किसानों को हटाएंगे। किसानों को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। जींद में किसानों ने खटखड़ टोल प्लाजा पर अब पक्का कब्जा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए 4 तूफानों ने हर बार किसानों के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फीट गहराई तक लोहे के पाइप और जींद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंटों से पक्का मोर्चा तैयार कर दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार के साथ साथ अब भगवान को भी परीक्षा देने के लिए किसान तैयार है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मांग पूरे देश को झेलनी पड़ रही है। अलबत्ता देश का किसान वर्ग भी लॉकडाउन की मार से अछूता नहीं है। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसान को लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फूलों के उचित दाम न मिलने से फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से फूलों की डिमांड नहीं है, क्योंकि मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम और शादियों में पहले जैसी रौनक नहीं है। फूलों की डिमांड कम होने से जींद में तैयार फूलों की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ा। किसान कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल और इस साल भी फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब की बार जींद जिले के अंदर 100 एकड़ में कम से कम गेंदा लगा हुआ है, लेकिन गेंदे का अभी कोई भाव नहीं है। 6-7 रुपए 8 रुपए किलो बिक रहा है। और ये लॉकडाउन लगने की वजह से हमारे जो फूलों के किसान हैं उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अरका गांव की अगर बात की जाए कम से कम 20 एकड़ में अभी तक ट्रैक्टर चलाया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी अपने और किसी अधिकारी ने या किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि भाई क्यों मारे। हम मीडिया का सहारा लेते हैं। अगर मीडिया हमारे लिए परफेक्ट है ना तो मीडिया हमारे लिए कुछ कर सकती है। मैं मीडिया वालों से भी यही कहता हूं भाई हमारी खबर आगे से आगे पहुंचाई जाए। मैं सरकार से मुआवजे की ये कह रहा हूं, हमें 2 साल हो गए हैं घाटा खाते हुए फूलों की खेती में। हमारे को कम से कम 1 एकड़ का कम से कम 60,000 रुपये मुआवजा अगर सरकार देते हैं तो हमें संतुष्टि होती है कि सरकार हमारे किसान के साथ है, अलग से खेती करने वालों के किसानों के साथ है। अगर ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, अगर नहीं करती है नहीं, हम किसानों का उसके लिए रोष रहेगा। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त के आदेशों के बाद रविवार को शहर के सभी बाजार बंद नजर आए। देर शाम को आए आदेश के बाद बाजार भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन व्यापारियों में खासी चिंता दिखी। लॉकडाउन के बाद बाजार खुलने पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रविवार को दुकानें बंद करने से आदेश से व्यापारी एक बार फिर परेशान हो गए। और थोड़ा सा दुकानदारों को भी डिस्टेंस रखना चाहिए, सैनिटाइज रखना चाहिए। इसे बंद करने से तो नुकसान है, क्योंकि लड़कों के पैसे भी देने होते हैं, तनख्वाह उनकी पैसे देने, तनख्वाह भी देनी पड़ती है। अगर दुकान खुलेगी तो कुछ बचेंगे, खर्चा चलेगा। तो हमें मालूम है इस वक्त कितना मजबूरी हो रही है हमारे साथ। मैं बच्चे इनके कपड़े लेने आई थी, जैसे लगता है हर रोज संडे को बाजार, हमने सोचा लग रहा होगा बाजार, मैं कहा चलो खरीदारी कर लाते, लेकिन यहाँ के देखा तो बंद पड़ी है सारी दुकानें। अब बताओ संडे को कहाँ से लाए बच्चे इनको कपड़े। संडे की वजह से बाजार बंद है, संडे को छुट्टी होती है, इस वजह से सारी दुकानें बंद हैं। कुछ मिल नहीं पाया, बच्चों को बैग वगैरह लेने थे स्कूल के लिए। तो क्या आपको जानकारी नहीं थी कि आज बंद? जानकारी नहीं थी कि संडे को बिल्कुल ही बाजार मार्केट क्लोज रहे। फतेहाबाद में मानसून सीजन में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इस दौरान बाढ़ संभावित इलाकों में आज डीसी और अन्य अधिकारियों ने दौरा किया और यहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने 25 जून तक बाढ़ बचाव और जल भराव की निकासी से संबंधित कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में मानसून ने दस्तक दी है। प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत को लेकर अभी सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिले में बाढ़ का पानी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें अलर्ट कर दिया है।